जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनपति बोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निधि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेसाम वचनासामाज्य आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय। यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव विचिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। आठ कर्मों के उदयजन्य इस जीव की संसार अवस्था कैसी होती है, इसका निरूपण दूसरे अधिकार में तोडरमल जी साहब ने संसार अवस्था का स्वरूप बताया। एक एक कर्म के उदयजन्य क्या इसके भाव किस प्रकार के बाहर में इसके संयोग का मिलान होता है, इस बात को इस अधिकार में बताया गया है। और क्यों बताया गया है इसकी तो चर्चा वो अधिकार के समापन में करेंगे, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि किस कर्म के उदय में क्या संयोग मिलते हैं, किस कर्म के उदय में इसके कैसे भाव होते हैं, उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध किस प्रकार का है, इसकी यहाँ चर्चा है। प्रकरण अपना चल रहा था नाम कर्म के उदयजन्य जीव की अवस्था। क्या प्रकरण चल रहा था अपना? नाम कर्म के उदयजन्य जीव की अवस्था। कर्म के उदयजन्य जो जीव की अवस्था है ना बाबूजी, ये जितनी भी बातें बताई जाएगी वह पर्याय और संयोगों से है। आई बात समझना? जो कर्म के उदयजन्य जितनी भी चर्चा है वो पर्याय, और जब अपन स्वभाव की चर्चा करते हैं ना तो उसमें उदय उपसम क्षय क्षयोपसम उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। दोनों बातें आप बराबर बराबर समझना। जहाँ जिस अपेक्षा से चर्चा है वहाँ बराबर समझना है ना। अभी यहाँ चर्चा क्या चल रही है कि नाम कर्म के उदय से इस जीव की संसार में किस प्रकार की अवस्था है। जीव और नाम कर्म तो है अघात्या में, अघात्या कर्म है और उससे तो जीव का क्या लेना देना, लेकिन संसार अवस्था में कैसे होती है उसकी एक्टिविटी, इसको यहाँ अभी समझाएंगे, निरूपण करेंगे। ठीक है, अभी तक अपन जो चर्चा करके आए थे 4 घात्या कर्म और 1 अघात्या कर्म, 5 कर्मों की अपन ने चर्चा कर ली है ना। घात्या कर्म का तो
स्पष्ट है, क्योंकि वहां तो जीव के स्वभाव या जीव से सीधा संबंध है। और अघात्या कर्म में अपन ने किसकी, वेदनी की और आयु की, दो की चर्चा कर ली। उसकी भी अपन ने कैसे मोह के साथ उसका सहवर्ती पना है वो अब है नाम कर्म। नाम कर्म में एक तो यहाँ अपन ने कल चर्चा करी थी कि पर्याय प्राप्त होती है, सॉरी गति प्राप्त होती है। देखो शुरुआत में क्या गति से करा और गति से फिर उसमें जाति में आया। पेज नंबर 48। तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त करता है ना संजय जी? भाई साहब 4 प्रकार की गति है, नाम भी आपको पता होंगे, है ना? मनुष्य, तिर्यंच, देव और नरक 4 प्रकार की गति है। तो गति को प्राप्त करता है ना? तो उस गति में पहुंचाना तो यहाँ निमित्त नाम कर्म का है ना? जाता कैसा है जीव? जीव कहाँ जाता है? जाता है ना जीव, जाता है ना। मनुष्य में आया तो आया कैसे? आया तो जीव अपनी योग्यता से। अभी देखना कैसे जीव की अवस्था बनती है और उस गति में पहुंचना है ना निमित्त है। तो गति का जो निमित्त है उन नाम कर्म का निमित्त है। ओके, अभी 4 गतियों में फिर जाति, जाति है ना। तो अब अगली बात है, उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ? किसकी अवस्था होती है उस पर्याय रूप? चार गति में जाना पड़ता है। 4 गति, एक तो ये बात होगी। और फिर उस पर्याय रूप अवस्था, उस पर्याय रूप मतलब अगर तिर्यंच में गया तो तिर्यंच की पर्याय रूप अवस्था, और मनुष्य में गया तो मनुष्य के पर्याय रूप अवस्था किसकी होती है? किसकी होती है? जीव की होती है। आई बात समझ में? तो जीव की होती है तो भी ये नाम कर्म का उदय तो जीव में गिरता नहीं। नाम कर्म का उदय तो कहाँ गिरता है? वो तो बाहर में संयोग है, गति है, शरीर है, संस्थान है, सहनन है, आकार है, अंग उपांग है, ये है उनके बंटवारे तो है। देखो देखना, बारीकी से विचार करना, बहुत सुंदर बात है ना? जो संसार अवस्था का निरूपण है कि ये मनुष्य पर्याय जो मुझे प्राप्त हुई, ये अपन बोलते हैं ना मैं मनुष्य पर्याय हूँ, मनुष्य हूँ। इसका मतलब है ये जो मनुष्य नाम की गति है ना, और ये जो पुरुष है या जो भी इस तरह के इसमें बंटवारे है जाति, ये जो हुआ ये बाहर की आकृति है, ठीक है? और अंदर जीव, जीव तो ये जीव उस अवस्था रूप होता है। आई बात समझ में? होता कैसे है कि इसने कर दिया है ऐसा नहीं है, होता तो अपनी योग्यता से। ये बात थोड़ी आपको और सरलता से समझनी है। तो ये जब चीटी रूप होगा, चीटी में जन्म होगा, अभी यहाँ कहेंगे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय इन पर्यायों में जाता है। अभी चीटी होगा तो पूरा का पूरा आत्मा कैसे हो जाएगा? क्या उसमें घुस जाएगा। और यदि हाथी रूप होगा तो है, अभी ये आकार हाथी और चीटी रूप किसने करा? अभी आत्मा की तरफ से बात कर रहा हूं, शरीर की तो बात है ही। अभी शरीर में तो बताएंगे अंग बनेंगे, उपांग बनेंगे, और वो जो बनेगा वो तो नाम कर्म का जहां निमित्त है। अभी तो वो जो हाथी रूप फैल गया अंदर, कैसे फैल गया बाबूजी? ये आत्मा अपनी स्वयं की शक्ति है, संकोच विस्तार। ओके, शक्ति तो है संकोच विस्तार, उसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन हाथी रूप में फैलना और जब बाहर हाथी का शरीर हो, अभी अपन मनुष्य रूप है तो इस रूप में फैलना, इसमें कोई आपस में सामंजस्य है कि नहीं है? बात तो ये, ऐसा नहीं है कि मनुष्य का तो शरीर मिलाओ और ये हाथी रूप में प्रदेश फैल जावे आत्मा के। आई बात समझ में? अरे कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नाम कर्म का जीव के साथ किस प्रकार का संबंध है ना? संयोग तो है। तो बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? क्या कि जो गति और जो पर्याय मिली है उस रूप इस जीव की अवस्था होती है। किस जीव की अवस्था होती है? अभी ये बात समझना, उस कर्म ने उस रूप अवस्था नहीं कराई है।
कर्म का संबंध तो अपन अभी बात कर रहे हैं ना, अघात्या है, उसका संबंध तो किससे है? शरीर, उसकी जाति, संयोग, अंग, उपांग, सहनन, संस्थान, इसका संबंध नाम कर्म से है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। लेकिन जब मनुष्य पर्याय हुई तो आत्मा के प्रदेश ऐसे मनुष्य में फैल गए अपनी योग्यता से, ऐसा इनका आपस में संबंध है ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे घटाओ तो ऐसे भी घटता है। ये यहाँ टोडरमल साहब ने एक एंगल से घटाया है, उस एंगल की अपन अभी चर्चा करेंगे। अभी आप ये बात समझना कि जो गति, जो पर्याय मिली, उस रूप जीव का हो जाना, उस रूप अवस्था हो जानी मतलब मनुष्य रूप नहीं हो गया है, लेकिन ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ऐसा ही इसमें फैल जाता है। हाथी का जो शरीर है ना, ऐसा ही वो हाथी के रूप में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, फैलते अपनी योग्यता से, है ना, कोई वो नहीं है। लेकिन ऐसा ही संबंध है कि बाहर में हाथी का शरीर है और ये जब संसार अवस्था में ये ऐसे फैलेगा, जब बाहर में चींटी का शरीर है तो ये संसार अवस्था में ऐसे फैलेगा। आई बात समझ में? इसलिए कहते हैं कि इस जीव की ऐसी अवस्था होती है। देखो क्या कहा टोडरमल साहब ने, पंक्ति में बराबर शांति से विचार करना, बहुत सारी इसके अंदर मर्म के बिंदु है, क्योंकि बाहर अघात्या का उदय निमित्त नैमित्तिक संबंध है और अभी जीव के साथ भी अंदर घटाना है ना। देखो, तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्यादिक गतियों को प्राप्त होता है। अभी नाम कर्म से क्या होता है? मनुष्यादिक गति को प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? जीव। ठीक है, अभी मनुष्य गति को जीव प्राप्त होता है, तो नाम कर्म का संबंध जीव के साथ है। अरे वो जो मनुष्य शरीर मिलेगा, मनुष्य गति मिलेगी, वो तो उसका संबंध बाहर से है, लेकिन जीव वहां उसके साथ एक क्षेत्र होगा, संबंध रहेगा, तो वो भी वैसा फैल जाएगा, उस पर्याय रूप उसकी अवस्था हो जाएगी। आई बात समझ में आपको? इसलिए यहां लिखा है जीव मनुष्यादिक गतियों को प्राप्त होता है। उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है? जीव की अवस्था होती है उस पर्याय रूप। हाँ, वहां त्रस, स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। भेद है फिर वहां पर, है ना। संसार अवस्था में ना जीव के दो भेद किए, त्रस और स्थावर। 5 है स्थावर और त्रस में फिर भेद करे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी, ऐसे जो भेद पड़ते हैं, है ना। किसके भेद है ये? अरे किसके भेद है? हाँ, भेद किसके बाबूजी? है जीव के ही भेद करे ना आपने, है तो जीव के कैसे भेद हुए? है किसके आधार से भेद करे आपने? है बोलते हैं ना जीव के, ये संसारी जीव में भी दो, पहले तो जीव के भेद कर दिए, संसारी और मुक्त, फिर संसारी में भी भेद कर दिए स्थावर और त्रस, फिर स्थावर में 5 भेद करे, फिर त्रस में भी जाकर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय भेद करे। किसके भेद हैं? संसार अवस्था में जिस गति पर्याय आदि के साथ जीव रहता है उसके भेद है। जीव में ऐसा कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद है किस अपेक्षा से? इस अपेक्षा से। किस अपेक्षा से भेद पड़ते हैं? वो नाम कर्म की अपेक्षा से भेद पड़ते हैं। ये 2 इंद्रिय जीव है, ये 3 इंद्रिय जीव है, ये 4 इंद्रिय जीव है, नहीं बोलते हो आप? है तो जीव कितने इंद्रिय वाला है? जीव, अरे जीव तो कहाँ इंद्रिय है, अतीन्द्रिय है जीव तो, है। लेकिन इंद्रिय, ये भी कोई भेद है कि नहीं है? हाँ है। तो कैसे भेद करें भैया? ये मक्खी है तो ये 4 इंद्रिय है, ये भंवरा है तो 4 इंद्रिय है। ये 4 इंद्रिय मतलब जीव की 4 इंद्रिय है। अरे इस पर्याय में जो जीव है वो उसके साथ जो शरीर है वो और उसका ज्ञान का जो उगाड़ है वो सब उसके अंदर समाहित है, संबंध है इसके निमित्त नैमित्तिक। आई बात समझ में? ये बात है। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? सरल है ना बात तो, है। चलो आगे चलते हैं। तथा वहां एकेंद्रीय आदि जाति को धारण करता है। पहले गति कही, फिर उसमें बंटवारा करते हुए क्या कहा? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये जाति है ना। किससे होता है ये? नाम कर्म का उदय निमित्त है और बाहर में ये संयोग नैमित्तिक और फिर उस रूप जीव की अवस्था। ठीक है। इस जाति कर्म के उदय को, किस जाति कर्म के उदय को बाबूजी?
नाम कर्म में जाति नाम के जो कर्म नाम, जाति नाम कर्म, उसके उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम को, मति ज्ञानावरण क्षयोपशम किसका क्षयोपशम है? ये ज्ञानावरणी कर्म है ना। ज्ञानावरणी कर्म मतलब कौन सा कर्म? घातिया कर्म। अपन ने ज्ञानावरणी कर्म में भेद करे थे ना, नहीं करे थे? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण है, फिर उनका उदय, उनका क्षयोपशम है। अरे कुछ भेद करे थे, याद है कि नहीं है आपको? है? तो अभी यहां क्या कह रहे हैं? एक तो नाम कर्म का उदय एक बार, और उस समय मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम, दोनों का भी परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये बात इस पंक्ति में बताई है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, आप भाव समझना, अगर आपको भाषा भी कठिन पड़ती है, कि यदि एकेंद्रीय जीव है, मान लो वनस्पति काय है, समझो आप जड़ काय है, तो उसके मति ज्ञानावरण का उदय किस प्रकार का होगा, और बाहर में नाम कर्म के आधार से उसको स्थावर के रूप की जो जाति किस प्रकार की होगी, इन दोनों का भी आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा नहीं होगा कि उसको ज्ञान का क्षयोपशम तो 5 इंद्री वाला उगाड़ हो गया और इधर मिली 1 इंद्री, ऐसा नहीं होगा। कुछ बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही? ज्ञान का उगाड़ कितना होगा बाबूजी? अगर 2 इंद्रिय है तो उसका ज्ञान का क्षयोपशम। अभी प्रश्न है कि फिर जो 2 इंद्रिय मिली उससे ज्ञान का क्षयोपशम है? बोले ऐसा नहीं, ज्ञान का क्षयोपशम तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ही है, लेकिन नाम कर्म का और ज्ञानावरण के क्षयोपशम का आपस में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब ये 2 इंद्रिय जैसी बाहर में पर्याय होगी तो इसके ज्ञान का उगाड़ भी इतना ही होगा, ऐसा है। ये बात है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? क्या है? हाँ, इंद्रियां तो बाबूजी बाहर शरीर की तरफ का कथन है ना। वो डिनोट करता है नाम कर्म। नाम कर्म का जैसा उदय है ना, वैसे बाहर में उसके शरीर की अवस्था है ना, गति मिल गई और जाति मिल गई, यानी पर्याय मिल गई, वो एक काम। और ज्ञानावरण का जो क्षयोपशम है, उससे अंदर जो आत्मा का परिणमन होता हुआ विकास ज्ञान का है ना, पर्याय रूप में उसकी जो अभी प्रगट ज्ञान जो पर्याय में है, वो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से। आई बात समझ में? तो वह ज्ञानावरण के क्षयोपशम से तो उसका प्रगट ज्ञान अभी वर्तमान में, और शरीर कैसा मिलेगा? वो नाम कर्म के उदय से बाहर में शरीर की स्थिति है। लेकिन इन दोनों का, किन दोनों का? कि जो क्षयोपशम है और जो शरीर मिला है, इनका भी आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका मतलब यह है कि जब 2 इंद्रिय जैसा शरीर बाहर में मिला तो इसको ज्ञान भी 2 इंद्रिय इतना ही उगाड़ होगा तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, वो शरीर से नहीं, नाम कर्म के उदय से नहीं। कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? आलू के अंदर जो निगोदिया जीव है, अक्षर के अनंतवें भाग तक उसका इतना सा ही क्षयोपशम है। लेकिन प्रश्न क्या है कि वो आलू के अंदर चले गए इसलिए क्षयोपशम उसका ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा मेल है कि निगोदिया जीव जब उसको निगोद रूप का उसको जो शरीर हो, उसकी जो पर्याय होगी, तब उसके ज्ञान का उगाड़ भी इतना ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको पंचेंद्रीय, संगी पंचेंद्रीय जैसा तो ज्ञान का उगाड़ हो जाए और नाम कर्म से शरीर उसको निगोदिया मिल जाए, ऐसा नहीं हो। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? किस किस का निमित्त नैमित्तिक संबंध घटा रहे हैं यहाँ पे बाबूजी? नाम कर्म से जो उसको शरीर मिला और मति ज्ञान के क्षयोपशम से जो ज्ञान मिला, इनका भी आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये बात है इस तरीके। देखो पढ़ते हैं अपन पंक्ति। इस जाति कर्म के, जाति कर्म कौन? नाम कर्म में जाति नाम के कर्म का उदय, उससे क्या मिलेगा?
क्या जाति मिलेगी? कौन सी जाति मिलेगी? त्रस हो के स्थावर, एक इंद्री हो के दो इंद्री, वनस्पति काय हो क्या जल काय, ये किससे मिलेगा बाबूजी? और इसका इफेक्ट, नाम कर्म का इफेक्ट कहाँ आता है? यदि मान लो दो इंद्री हुआ तो त्रस, दो इंद्रियां मिलेगी बाहर में शरीर ऐसा, तो उसका तो उदय कहाँ आएगा? शरीर में आएगा, ठीक है। और अंदर जो जीव है उसका ज्ञान का उगाड़ के कितना होगा कि वो दो इंद्री के इतना ही होगा। वो कैसे आएगा? वो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से आएगा, वो उस शरीर के आधार से नहीं आएगा। लेकिन ऐसा योग है, सुमेल है, ऐसा सुमेल है। कैसा सुमेल है? क्या कि उसके बाहर में दो इंद्रियां होनी और अंदर में ज्ञान का उगाड़ भी उस प्रकार का ही होना, ऐसा आपस में सुमेल है। ये निमित्त नैमित्तिकपना है, ठीक है। सरल है, बात पकड़ में आ गई आपको। इस जाति के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम को क्या है? निमित्त नैमित्तिकपना जानना। क्या कहना चाह रहे हैं कि बाहर में दो इंद्रियां होंगी तो क्षयोपशम भी कितना होगा? उतना ही। निगोदिया शरीर होगा, निगोदिया तो ज्ञान कैसा होगा? है ना? सही है। इसलिए है ना बाबूजी, कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन बोलते हैं सम्यक दर्शन की योग्यता मिनिमम के संगी होना चाहिए। संगी मतलब मन वाला होना चाहिए। तो साहब मन वाले, मन से सम्यक दर्शन का संबंध है? संबंध मन से है क्या सम्यक दर्शन का? अरे भाई बात ये समझो कि जिस जीव के पास मन होगा उसका क्षयोपशम ज्ञान का इस प्रकार का होगा कि वह विचार करने की शक्ति वाला होगा, और जिस ज्ञान में विचार करने की शक्ति है वह ज्ञान अपने को परमात्मा स्वरूप स्वीकार कर सकता है विचार करके। वहां इसलिए एलिजिबिलिटी डाली है कि सम्यक दर्शन की पात्रता संगी होना चाहिए। लेकिन मन से, वो तो जड़ है मन से क्या सम्यक दर्शन होगा तो आत्मा की पर्याय में होगा, और मन है वो तो जड़ है, तो जड़ से सम्यक दर्शन का क्या संबंध है? लेकिन बात पूरी समझना। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आ गया? समझ में आ तो नहीं गया सबको? भाई अपन बोलते हैं कि मन वाले को पात्रता है सम्यक दर्शन की, तो मन क्या है बाबूजी? है 8 पंखुड़ी वाला ये है ना मन, ये क्या है? ये तो जड़ है, पुद्गल है, मनोवर्गणा से मिलके बना है। अरे आपको कुछ बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? आपको कंफ्यूजन हो रहा है बाबूजी आपके चेहरे से? आपको लग रहा है मन आत्मा का है? हाँ हाँ, वो आपके चेहरे से मुझे लग रहा है अभी आपको कंफ्यूजन है। मन है ना, मन बाबूजी, द्रव्य मन है ना? हाँ ना ना ना, वही अभी देखो आप, 5 इंद्री क्या है? 5 इंद्री क्या है? जड़ है ना? 5 इंद्री क्या है? जड़ है ना? पुद्गल है ना? पुद्गल आर वर्गणा से मिलकर ये जो इंद्रियां जो बनी है, ऐसे ही मनोवर्गणा पुद्गल वर्गणा है, उससे मिलकर ये द्रव्य मन बना है, ठीक है। क्या बना है? द्रव्य मन, ठीक है। अभी जैसे अपने को जानना होता है तो अभी अपने पहले चर्चा करके आए ना कि अपना ज्ञान कितना कमजोर है, अभी उगाड़ वाला ज्ञान, कि जब ये जानता है तब बाहर से सहायता लेता है ना? अपन ने ये अभी चर्चा करके आए थे ना, कमजोर ज्ञान क्या करता है? जानने के काल में बाहर से सहायता लेता है। जैसे अभी मेरी कमजोर आंख है और मुझे पढ़ना है तो मैं किसका सहायता लूंगा? चश्मा लगाऊंगा तो पढ़ जाएगा। अब मेरा प्रश्न है कि चश्मे से पढ़ रहा हूं कि अपनी आंख से पढ़ रहा हूं कि ज्ञान से पढ़ रहा हूं? है? अभी अब आप अभी देखना कैसा सुमेल है। यदि कोई बोलता है कि साहब ज्ञान से पढ़ रहे हो, अभी आंख बंद कर दो और चश्मा भी मत लगाओ और पढ़ो, और आप बोल रहे हो साहब मैं आंख से पढ़ता हूं, ओके आंख खोल के पढ़ो। हाँ, तो फिर अब अभी क्या है कि चश्मा भी चाहिए, आंख भी चाहिए और पीछे ज्ञान भी चाहिए। क्यों ये चाहिए सब जगह क्यों चाहिए लगा रखा है? क्या हमेशा इसकी आवश्यकता होती है? नहीं, जिनका ज्ञान कमजोर है उनके लिए आवश्यकता है। आई बात समझ लो,
क्षयोपशम जिनका अभी वर्तमान में कमजोर है उसके लिए, अभी जिनका शरीर कमजोर है उनको लकड़ी की आवश्यकता है, वो बिना लकड़ी नहीं चल सकते। आई बात समझ में, है ना? ये प्रकरण तो अपन ने खूब चर्चा करी है ना, बराबर आप उसको लिख कर समझना। ये इसी अधिकार में बात आई है, इसी अधिकार में संसार अवस्था का निरूपण किया है। क्षयोपशम, जब ज्ञानावरण का क्षयोपशम था क्या स्थिति थी? तो हाँ, मति ज्ञान पराधीन है तो ज्ञान पराधीन है क्या? तो आप मति ज्ञान पराधीन है कि किसके पराधीन है? तो बोले 5 इंद्रियों मन, तो मन के पराधीन है तो कैसे पराधीन हुआ? ज्ञान तो हमारा है और पराधीन कैसे हुआ? तो वो अपेक्षा समझनी पड़ेगी अपने। अरे हाजी या नाजी, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बाबूजी, ये जितनी चर्चा चल रही है कर्म के उदयजन्य अवस्था की चर्चा चल रही है, और दृष्टि के विषय में कर्म नहीं और कर्म का उदय नहीं, है ना? कभी कभी मैं जो दृष्टि का विषय बीच में जो बोलता हूँ, इसका मतलब है आप वो एक पिक्चर वो अलग है और ये पिक्चर जो चल रही है वो अलग है। आई बात समझ में? दृष्टि के विषय में कर्म नहीं, कर्म का उदय नहीं, और ये उदयजन्य अवस्था है, ये निमित्त नैमित्तिक, ये दृष्टि का विषय नहीं। ये तो अभी संसार अवस्था का निरूपण किया जा रहा है। ये जीव संसार में है तो 8 कर्म के उदयजन्य इसकी क्या अवस्था होती है ये समझा रहे हैं अभी यहाँ पर, कि जब इसको नाम कर्म से जाति मिलती है ना, तो तब इस जीव के साथ ही साथ क्षयोपशम इस प्रकार का हो जाता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और फिर संकोच विस्तार शक्ति से आत्मा भी वैसे ही हो जाता है। ये सब अभी यहाँ घटाएंगे टोटल मलिसा, कैसे संसार अवस्था में चलता है। बात पकड़ में आ रही है आपको? चले आगे, कोई गड़बड़ तो नहीं? मन के बारे में किसी को डाउट तो नहीं तो मुझसे अलग से चर्चा कर लेना। मन कौन है? जड़ है, जड़, द्रव्य मन जड़, है ना? अभी कैसे उसको घटाते हैं वो अपन बाद में चर्चा करें। अभी तो विषय अपना वो पहले हो चुका है, फिर किसी को अगर डाउट हो तो चर्चा करें। देखो यहाँ क्या कहते हैं, इस जाति के उदय, जाति कर्म के उदय का, जाति कर्म कौन सी? गति में जाति, है ना? स्थवादि, एक इंद्रिय आदि जाति, उसके उदय का और किसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है? किसका? मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम का। इसका मतलब क्या समझना कि जब ये 2 इंद्रिय बाहर में इसके जाति होगी तो इसका ज्ञान का उगाड़ भी कितना होगा? 2 इंद्रिय इतने हो। ये बात अपने को समझने, अगर आप भाषा नहीं पकड़ पाओ तो भाव पकड़ लेना। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है सिंघल साहब? ऐसा निमित्त नैमित्त। अभी तो सिर्फ अभी ज्ञान के साथ घटा रहे हैं, अभी बहुत चीज घटाएंगे आगे टोटल मली साहब। नाम कर्म है ना, तो बहुत सारी चीजें घटाएंगे। ठीक है, चलूं आगे? किसी को गड़बड़ तो नहीं? इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया सबको? इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम को निमित्त नैमित्त पना जानना। जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। जाति से क्षयोपशम नहीं होता, क्षयोपशम से जाति नहीं मिलती, लेकिन दोनों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त। मैंने जो बोला सेंटेंस आप बोल लोगे? आप कौन बोलेगा? इस पंक्ति को मैंने जैसा बोला ऐसा फिर एक बार बोलूं मैं? बट अच्छे से सुनना, फिर अंतरंग में विचार करना। यहाँ क्या लिखा है? जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। क्षयोपशम से जाति नहीं मिलती, मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जाति नहीं मिलती, और जाति के मिलने से ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होता। लेकिन ऐसा नियम है कि जाति कर्म, नाम कर्म के जाति कर्म का उदय और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कठिन तो नहीं पड़ गई बात? हाजी या नाजी है? क्या आज वो भैया आए नहीं? भैया बात पकड़ में आ गई तो फिर आगे चलें। है बात सबके पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? चलें आगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं? दादी जी बात समझ में आ गई? क्या 2 इंद्रिय है इसलिए ज्ञान अपने को कम मिला? अरे बोलो ना। तो फिर 2 इंद्रिय को ज्ञान ही इतना होता है उसका क्षयोपशम के वो 2 इंद्रिय के माध्यम से ही पसरता है। एक इंद्रिय पेड़ को उसका क्षयोपशम ही ऐसा है कि एक इंद्रिय से ही पसरता है। ऐसा नहीं होगा कि पेड़ है, पेड़ उसको 5 इंद्रिय का क्षयोपशम मिल जाए और बाहर में एक इंद्रिय मिले, ऐसा नहीं हो।
अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फिर ये एक इंद्रिय ने क्षयोपशम कम कर दिया कि कम क्षयोपशम ने एक इंद्रिय दिला दी है? दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों में क्या है? निमित्त नहीं। अच्छे से समझ में आ गई नहीं बात आपको? चलो अब अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? नो कर्म, नो कर्म, नो कर्म रूप। बहुत सुंदर है पैराग्राफ। देखो बहुत सारी चीजें आपको इस पर, संजय जी भाई साहब आप पढ़ोगे इस पैराग्राफ को तेज आवाज में। देखो सभी एक ऐसा करो कि सभी कोशिश करो कि एक एक बार सब पढ़ें, है ना? क्योंकि नंबर तो सबको नहीं दे सकते। आज कोई पढ़ता है तो कल कोई पढ़े, ताकि क्या है कि आपको एक ये भी हो जाए कि कैसे शांति से अपन को पढ़ना है और अपने उपयोग को एकाग्र करके कैसे भाव को पकड़ना है ना? भावार्थ अपन ने कल बात करी थी ना, 5 प्रकार के अर्थ है ना? कौन कौन से याद रहे आपको? क्या क्या है? पहला है शब्दार्थ, फिर मतार्थ, नयार्थ है, फिर आगमार्थ और भावार्थ, है ना? भाषा चेंज हो जाती है, भाव चेंज नहीं होता। शब्द चेंज हो सकते हैं, भाव चेंज नहीं होता। मुद्दा भाव का है, भाव को पकड़ना है आपको, है ना? ठीक है, चलो। हाँ संजय जी भाई साहब। ठीक है, देखो अब इसे ना, इस पैराग्राफ को अपन 2-3 हिस्सों में विभाजित करेंगे, फिर विभाजित करके इसकी चर्चा करेंगे, है ना? सबको पंक्तियां सबके पास है ना ग्रंथ? देखो पढ़ता हूं मैं, है ना? आपके सबके पास आवाज आ जाएगी और आप उपयोग को एकाग्र करना। तथा शरीरों का संबंध होता है। किसका संबंध होता है बाबूजी? शरीरों का संबंध होता है। किससे होता है शरीरों का संबंध? हाँ, नाम कर्म है ना, उसके उदय से अपने को गति मिली, फिर वो जो स्थावर आदि जो है पर्याय रूप जो शरीर, उसका संबंध किसके साथ होता है? जीव का उसके साथ। अब वो संबंध कैसे होता है? अभी देखो क्या कहते हैं, महा शरीर के परमाणु, किसके परमाणु? शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? एक बंधन होता है, मतलब शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेश एक बंधन होता है। एक बंधन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस जगह शरीर के परमाणु रहते हैं उसी जगह आत्मा के प्रदेश हैं। क्या कहना? एक बंधन। एक बंधन मतलब दोनों मिलके एक हो गए हैं, शरीर और आत्मा। ऐसा नहीं तो कैसे हो जाते हैं कि मान लो आपको 2 इंद्री
या 3 इंद्रिय का शरीर बाहर में मिला नाम कर्म के उदय से, ठीक है, तो आत्मा के प्रदेश कैसे फैल जाएंगे कि वो जो शरीर है ना 3 इंद्रिय वाला, ऐसे फैल जाएंगे, फैलेंगे अपनी संकोच विस्तार शक्ति से, रहेंगे जितना बाहर का शरीर है उससे में ही वो उसी क्षेत्र में रहेंगे। इस प्रकार का दोनों का एक क्षेत्र में रहना उसको कहते हैं बंधन। किसको कहते हैं बंधन? आत्मा के प्रदेश का और शरीर के एक क्षेत्र में रहना उसको क्या कहते हैं? बंधन। ये एक प्रकार का बंध है। नहीं बोलते अपन पति पत्नी का बंध है, अब ये बंध गया है। कैसे बंध गया बाबूजी? बंद कैसे किया है? आप नहीं बोलते बंद, तो आप बंद अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बोलते हो ना, कि तो कोई बांधा है क्या उसको? तो वो बंद जो पति पत्नी का एक क्षेत्र वाला नहीं है, लेकिन बंद जिस अपेक्षा से कह रहे हैं ना कि अब उसका वो जो है, जो राग धुलेगा, जो कुछ होगा, वो एक जगह आके बंध गया, ये वो एंगल से अपन ने बंद कहा है ना अपन। तो यहाँ किसी से एंगल से कि शरीर का रहना और आत्मा के प्रदेश का रहना, यदि आकाश के अगर प्रदेशों में देखा जाएगा कैलकुलेशन, तो जहां जहां शरीर जाएगा वहां वहां आत्मा जाएगा। जितना शरीर है उतना आत्मा फैलेगा। शरीर सिकुड़ गया तो आत्मा सिकुड़ गया। ये सा आपस में एक दूसरे को करते नहीं है, अपने आप होता है, ऐसा संबंध है इनका। अभी जैसे मान लो अपना दुबला शरीर है और मान लो थोड़ा सा फैल गया अभी, मान लो, तो फिर अंदर आत्मा के प्रदेश का क्या होगा संजय जी? वैसा वो तो वहीं रहे पुराने जैसे, फिर आप उसको दबाओ तो इतना अंदर दबेगा जब जाके वेदन होगा। ऐसा है क्या? है? नहीं होता ऐसा हो है? अरे कुछ बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? है? फैलता है तो अभी, अब फैल कैसे रहा है? अभी अपने को शरीर के फैलने की तो कितनी टेंशन रहती बाबूजी, इसको कम करो कम करो, और आत्मा की तरफ से जो अपन है उसकी तरफ से टेंशन है क्या? एक बात अभी आगे बात करेंगे, आपके टेंशन से तो वहां भी कुछ नहीं होता है। काला नहीं गोरा होगा, गोरा नहीं पतला, ये आपके हाथ की बात ही नहीं है, ये इसका डिपार्टमेंट ही अलग है। अभी उसकी तो चर्चा आगे आएगी। अभी यहाँ क्या चल रहा है? इस आत्मा का फैलना और बाहर में शरीर का, दोनों का क्या है आपस में इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये अपनी शक्ति से फैलता है आत्मा, शरीर के अपने बाहर में नाम कर्म के निमित्त से उसकी ऐसी अवस्था होती है। इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो बाहर में शरीर मिलेगा आत्मा वैसा फैल जाएगा। कैसे फैलेगा? तो उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। ये पहली पंक्ति में ये बात कही है, ठीक है। अभी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। अभी ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य तो इसको मिल गई गति, है ना, और इसमें 5 इंद्रिय संगी इसकी जो ये हो गया है कि पर्याय हो गई, मान लो पुरुष नाम की ये पर्याय हो गई, समझो इसमें क्या बाबूजी? तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसके सूंड बना दे हुए नाम कर। हाँ? आप बोलो गणेश जी का वो पूरी कल्पना है, हो वो अभी अलग रखना हुआ। क्यों साहब? है नामकरण का उदय तो ऐसा हो सकता है, ये तो मनुष्य मिल जाए आपको गति है, पुरुष मान पर्याय मिल गई और नाक सूंड जैसी हो जाए, है? क्यों नहीं होगा बाबूजी? अरे ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो इधर कोई करता डरता नहीं है। ऐसा है, पूरा आइडेंटिफिकेशन है। मनुष्य बनेंगे तो उसके अंग कैसे बनेंगे, उपांग कैसे बनेंगे, और मान लो हाथी बनेगा तो उसके अंग उपांग कैसे बनेंगे, फिर आत्मा का प्रदेश वहां अंदर जाके कैसे फैलेगा। ये सब आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, होता अपने अपने से। ये बात अभी यहाँ सिद्ध करें ना, समय हो गया, देखो मैं पढ़ लेता हूँ, वो सुंदर बात है। अभी आज अपन ने ये क्या बात कही कि जैसा शरीर मिलता है नाम कर्म से, आत्मा का फैलान अपने संकोच विस्तार की शक्ति से वैसा हो जाता है। इतनी बात तो आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, फिर आगे की चर्चा अपन कल करें। तथा शरीरों का संबंध होता है, वहां शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है, यानी एक क्षेत्र में रहते हैं। तथा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। ऐसा नहीं होएगा बाबूजी कि आत्मा बोले नहीं मैं तो ऐसा फैल जाऊं, क्योंकि फैलता तो अपनी ताकत से हूं ना। नहीं, अपन नहीं लोग लेते हैं मेरी मर्जी, नहीं होता है, नहीं ले। आपकी राजस्थान की भाषा में नहीं बोल रहे,
तू तेरी मर्जी से करो, मैं मेरी मर्जी से करूं। होता तो दोनों की अपनी अपनी मर्जी से है, नहीं? अरे मर्जी मतलब वो इच्छा पूर्ण नहीं, मैं तो ये वो बता रहा हूँ उसके पहले की आप भाषा नहीं पकड़ लेना, वो इच्छा वाली मर्जी। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।